हेलो दोस्तों, मैं विशाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विशाल विद टारगेट में। दोस्तों, आज हम लेकर आए इलाहाबाद हाईकोर्ट एग्जाम के लिए जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट 4 को। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के अपने प्रैक्टिस सेट को। और हाँ, आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बौद्ध संगतियों के आयोजन स्थलों का सही कालानुक्रम कौन सा है? बौद्ध संगतियों के आयोजन स्थलों का सही कालानुक्रम कौन सा है? आपके ऑप्शन है ये, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं, इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। बौद्ध संगति, कितनी बौद्ध संगतियाँ हुई थी? 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। किस किस वर्ष में हुई थी? पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में, और स्थान कहाँ पर है? राजगृह में। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। और शासक कौन था? अजातशत्रु। दूसरी जो हुई थी वो 343 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में। इसका अध्यक्ष साबका मीर, और इसका शासक कौन था इस समय पर? कालाशोक। तीसरी जो बौद्ध संगति हुई थी 251 ईस्वी में हुई थी। स्थान हुई था पाटलिपुत्र में, और इसका अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तिस्स, और शासक कौन था उस समय पर? अशोक। और जो चौथी हुई थी, चतुर्थ की, ईसा की प्रथम शताब्दी में, कहाँ हुई थी? कुंडलवन में। इस समय अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र एवं अश्वघोष। वसुमित्र अध्यक्ष था और अश्वघोष कौन था? उपाध्यक्ष। और शासक कौन था? कनिष्क। इससे कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो इन चारों संगतियों को प्लीज़ याद रखना, स्टार लगा लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से अशोक के द्विभाषी अभिलेख थे। ये जो अभिलेख है, इनमें से 2 भाषा में लिखे हुए अभिलेख कौन सा है या कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शर-ए-कुना कंधार का। चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। शर-ए-कुना कंधार का जो अभिलेख है वो अरमाइक एवं ग्रीक द्विभाषी अभिलेख था, जबकि गुर्जरा व मास्की ब्राह्मणी भाषा, ब्राह्मणी और ब्रासी, सहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा खरोष्टी लिपि में, और तक्षशिला एवं लगमान अरमाइक लिपि में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली सल्तनत में लाखबख्श किस शासक को कहा गया है? अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली सल्तनत में लाखबख्श किस शासक को कहा जाता है, तो ऑप्शन सी है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट व्याख्या जरूर देखें। आप जब भी मेरी वीडियो को देखें इनकी व्याख्या जरूर देखें, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार इन व्याख्या में से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों में दान किया करता था, इसलिए उसे लाखबख्श कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था, और अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। ये सारी जितनी व्याख्या में जितने पॉइंट दिए हैं कि लाखबख्श किसे कहा जाता था, इब्न बतूता भारत आया था, किसके काल में आया था, और बाजार नियंत्रण प्रणाली जो किसने शुरू की थी, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और आगरा की शहर की स्थापना किसने की थी, ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। अगर बात की जाए भारत में मुस्लिम राज की, तो उसका संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी। किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी को। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। इसने 1175 से 1206 ईस्वी तक भारत पर कई आक्रमण किए तथा दिल्ली में मुस्लिम शासन की आधारशिला रखी। जहीरुद्दीन बाबर, जिसे बाबर कहते हैं, उसका पूरा नाम क्या है? जहीरुद्दीन बाबर 1526 से 30 तक को भारत में मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। यानी जहीरुद्दीन बाबर को भारत में मुगल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? बाबर को। और मुस्लिम राज का संस्थापक पूछा जाए तो मोहम्मद गौरी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित
निम्नलिखित सैंधव स्थलों में घोड़े की अस्थियां के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सैंधव स्थल मतलब सिंधु घाटी का जो स्थल थे, वहाँ पर घोड़े की जो अस्थियां हैं वो उसके अवशेष कहाँ से मिले हैं? आपके ऑप्शन हैं ये। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सुरकोटदा से। किससे? सुरकोटड़ा से। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सैंधव सभ्यता में घोड़े की अस्थियां सुरकोटड़ा से मिली हैं, सुरकोटड़ा में मिली हैं। सुरकोटड़ा की खोज गजपति जोशी ने 1964 में की थी। कोटची ने बाणाग्र या बाण के आगे वाला नुकीला हिस्सा चुनहुदड़ों से झूकर झांकर संस्कृति लोथल एक बंदरगाह युक्त शहर था। चुनमुड़ों से बात किया है तो क्या क्या है? झूकर झांकर एक संस्कृति है और लोथल एक बंदरगाह युक्त शहर था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता थी। क्या क्या विशेषता थी? तो आपको इसका आंसर बताना है, कौन कौन सी इसमें विशेषता थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1, 3, 4 यानी कि क्या क्या? प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय स्वशासन, अखिल भारतीय संघ और भारत परिषद की समाप्ति। ये सब 1935 अधिनियम की विशेषताएं थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, इससे पहले व्याख्या देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताएं क्या क्या थी? ये इंपॉर्टेंट विशेषताएं: अखिल भारतीय संघ, केंद्र में द्वैत शासन, प्रांतों को स्वायत्तता, शक्तियों का विभाजन, आरक्षण एवं सुरक्षा, संघीय न्यायालय, भारत परिषद की समाप्ति और सांप्रदायिक चुनाव पद्धति का विस्तार। ये सब 1935 जो अधिनियम आया था उसकी विशेषताएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई? आपके ऑप्शन से जी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चार्टर अधिनियम 1833। किस अधिनियम द्वारा? चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया तथा ब्रिटिश भारत में विधि बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल व उसके 4 सदस्य परिषद को दिया गया। इन 4 सदस्यों में एक विधि सदस्य शामिल करने का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लेखित निर्देशों के दस्तावेज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन भारत के संविधान में 1950 में किस रूप में समाहित किए गए? आपके ऑप्शन है जी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। किस रूप में? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935 में संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख था। इस अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को निर्देशों का उपकरण या इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा गया। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया? इनमें से कौन सा ऐसा अधिनियम था जिससे कि महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू उस समय भारत के सचिव तथा चेम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल थे। दूसरा पॉइंट, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें और उनके ऑप्शंस को भी। निम्नलिखित में से भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा है जो कौन सा कथन है जो सही नहीं है? जैसे भारत सरकार अधिनियम 1919 जो 1921 में लागू हुआ, ये सही नहीं है। यह अधिनियम पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, ये सही नहीं है। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, ये वाला सही नहीं है। या फिर
इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ये ऑप्शन गलत है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। उस समय मॉन्टेग्यू भारत के सचिव एवं चेम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में उल्लेखित इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान में उल्लेखित जो इंडिया शब्द है उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, आपके ऑप्शन हैं जी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनानी। किस भाषा से, यूनानी भाषा से। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं, इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी यानी ग्रीक भाषा के इंडोई शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य सिंधु या इंडस नदी के आसपास का क्षेत्र है। दूसरा पॉइंट, रोमवासी इस नदी को इंडस एवं उसके पूर्व स्थित भूभाग को इंडिया नाम से पहचानते थे। तीसरा पॉइंट, पारसियों ने सिंधु नदी को हिंदू एवं इस प्रदेश को हिंदुस्तान नाम दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है। अगर पूछा जाए क्षेत्रफल एरिया के हिसाब से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 7वां। व्याख्या देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है व्याख्या। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां स्थान है, जो विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा कितने समान राज्यों से निकलती है। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8। कितने, ऑप्शन बी 8 राज्यों से। व्याख्या देख लेते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है तथा भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर निकलती है, लेकिन इनमें 2 राज्य जो कि मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ ऐसे हैं जिनसे ये दोनों रेखाएं गुजरती हैं। कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और मानक समय रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु स्थित है। कहाँ पर है, भारत का जो सुदूर पूर्वी बिंदु स्थित है वो कहाँ पर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या आप ज़रूर पढ़ें, इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। क्वेश्चन से क्वेश्चन बने ना बने, लेकिन इन पॉइंटों से क्वेश्चन आपके जब एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो पॉइंट है, भारत का पूर्वोत्तम बिंदु किबुथु कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दूसरा पॉइंट, भारत का जो उत्तरी बिंदु है इंदिरा वो कहाँ पर है, लद्दाख में। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार में। और पश्चिमी बिंदु जिसे हम गौर माता कहते हैं वो कहाँ पर है, गुजरात में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का कुल देशांतरीय विस्तार कितना है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का कुल देशांतरीय विस्तार कितना है, बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 29 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर। ये कई बार पूछा गया है, याद रखना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर है। अतः भारत का देशांतरीय विस्तार 29.18 देशांतर है। क्वेश्चन नंबर 16, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। अगर पूछा जाए अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडम स्मिथ को। किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। इनकी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू
द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 से अर्थशास्त्र को मान्यता प्राप्त हुई थी, इसलिए इनको अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। इम्पोर्टेंट है इनकी ये इससे मान्यता प्राप्त हुई थी, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था विद्यमान है? अगर आपसे पूछा जाए भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था विद्यमान है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। कई बार पूछा गया है, स्टार लगा लेना। व्याख्या देख लेते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था यह पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था के तत्वों का श्रेष्ठ समायोजन है। इसके अंतर्गत आर्थिक संसाधनों के महत्वपूर्ण भाग पर भारत सरकार अथवा राज्य का नियंत्रण होता है। साथ ही निजी क्षेत्र के विकास का भी उपयुक्त अवसर प्राप्त होता है। इसका व्यावहारिक रूप संयुक्त उपक्रमों के अंतर्गत दृष्टिगोचर होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है ये, बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र को। किसको? प्राथमिक क्षेत्र को। व्याख्या देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत कृषि से जुड़ी गतिविधियां सम्मिलित होती हैं, जैसे कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन एवं उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में शामिल है। अगर पूछा जाए द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विनिर्माण। क्या है? विनिर्माण। देख लेते हैं व्याख्या। विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में वर्गीकृत किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन एवं उत्खनन शामिल है, जबकि द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण को शामिल किया जाता है और तृतीय क्षेत्र में सेवाओं को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? आर्थिक नियोजन की जो पहली रूपरेखा थी उसका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम विश्वेश्वरैया ने। किसने? एम विश्वेश्वरैया ने। व्याख्या देख लेते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934 में रखा था। यह योजना 10 वर्षीय थी, जिसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे: राष्ट्रीय आय को दोगुना करना, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना तथा लघु एवं बड़े उद्योगों में सम्मिलित रूप से वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन से समूह में बैक्टीरियल रोग दिए गए हैं? इनमें से किस में बैक्टीरियल रोग है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिप्थीरिया, लेप्रोसी और प्लेग। ये क्या है? बैक्टीरियल रोग है। व्याख्या देख लेते हैं। जीवाणु के द्वारा या बैक्टीरियल रोग, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी जैसे टिटनेस, टाइफाइड, टीबी, डिप्थीरिया, प्लेग, कुकर खांसी, निमोनिया, हैजा, हैंसन, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, सिफिलिसिस, हर्पीज, मेनिंजाइटिस रोग, नेफ्रिटस रोग, ये सारे रोग जीवाणु के द्वारा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, आमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए उपयुक्त अम्ल है। अगर आमाशय की अम्लता का उपचार करना है तो उसके लिए उपयुक्त अम्ल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कौन सा है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देख लेते हैं इसकी व्याख्या को। आमाशय की अम्लता या एसिडिटी में HCl की अधिकता के कारण होता है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या दुर्बल क्षार द्वारा उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। क्रेनियम, खोपड़ी, स्कल का ऊपरी भाग दृढ़तापूर्वक स्थायी रूप से जुड़ी हुई 8 अस्थियों का बना एक बॉक्स होता है, जिसे कपाल अर्थात क्रेनियम कहते हैं। ह्यूमरस, प्रत्येक अग्रपाद के ऊपरी भाग में एक लंबी अस्थि ह्यूमरस तथा नीचे के भाग में 2 लंबी अस्थियां रेडियस व अल्ना होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। किसी व्यक्ति में दृष्टि वैमनस्य किसके कारण होता है? किसी व्यक्ति में दृष्टि वैमनस्य किसके कारण होता है? आपके ऑप्शन हैं ये, बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेत्र गोलकों में अत्यधिक तरल दबाव के कारण। किसके कारण? नेत्र गोलकों में अत्यधिक तरल दबाव के कारण। देख लेते हैं व्याख्या। दृष्टि वैमनस्य या एस्टिग्मैटिज्म रोग में अपवर्तन दोषपूर्ण होने के कारण प्रकाश की किरणें रेटिना में एक बिंदु पर केंद्रित नहीं हो पाती हैं। इस रोग में नेत्र गोलकों में तरल का अत्यधिक दबाव हो जाता है। इस दशा में लेंस की उत्तलता अनियमित हो जाती है तथा इसके वक्रों में परिवर्तन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को भूरे रंग की बोतलों में रखा जाता है क्योंकि, बताइए इसका करेक्ट आंसर। क्यों रखा जाता है भूरे रंग की बोतलों में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूरी बोतलें प्रकाश के प्रवाह को अपने अंदर आने से रोकती हैं, इस वजह से। देख लेते हैं व्याख्या। सिल्वर नाइट्रेट को लूनार कास्टिक या AgNO3 भी कहा जाता है। यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है जिसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह अपघटित हो जाता है। भूरी बोतलें प्रकाश के प्रवाह को अपने अंदर आने से रोकती है। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में Ag के विद्युत लेपन में उंगली पर वोटर निशान बनाने के लिए स्याही के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25। जब कोई व्यक्ति इंद्रधनुष देखता है तब सूर्य की स्थिति व्यक्ति के संदर्भ में होगी। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्ति की पीठ पीछे। कहाँ होगी? व्यक्ति की पीठ पीछे। व्याख्या देख लेते हैं। इंद्रधनुष परावर्तन, अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। वर्षा के बाद वर्षा की बूंदों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के परिणाम स्वरूप इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष लाल, नारंगी, पीले, हरे, आसमानी, नीले व बैंगनी रंगों का एक वृत्ताकार वक्र बनता है। जब कोई व्यक्ति इंद्रधनुष देख रहा होता है तो इसका तात्पर्य यह है कि सूर्य उसकी पीठ के पीछे की दिशा में है। तो ये था हमारी आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस आसानी से मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में GK GS के नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। वीडियो पूरी देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।